राम राम। जय छत्तीसगढ़। सत्य साक्षात्कार के इस विशेषण में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सब जिस प्रकार से मेरे को समर्थन दे रहे हैं, मैं आप सबका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। आप सब इसी प्रकार से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए और कमेंट्स करिए। आज के हम इस विशेषण में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा और नेतृत्व इस पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। देखिए, 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर थे शहीद स्वर्गीय विद्याचंद्र शुक्ल जी। वो एनसीपी को खड़ा किए छत्तीसगढ़ में दमदारी से। जो उस वक्त के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी, उनका भयंकर विरोध किए। ऐसा लगता था कि अजीत जोगी जी लगभग 30 साल 40 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनका विद्याचंद्र शुक्ल जी ने भयंकर विरोध किया विचारधारा के आधार पे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो राजनीति को देखा वो राजनीति पूर्व में इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कभी वो राजनीति हुई नहीं थी और जनमत तैयार हुआ और विद्याचंद्र शुक्ल जी के अथक प्रयास से, उनकी मेहनत से पूरे छत्तीसगढ़ में जन आंदोलन चलाने से कांग्रेस की हार हुई। चूंकि एनसीपी का संगठन गांव में नहीं था, प्रॉपर वे पे नहीं था, उसका लाभ भाजपा को मिला और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई। अब मुख्यमंत्री जब बनने की बारी आई तो मैं अपने एक पुराने वीडियो में बोल चुका हूं, आप उसमें जाइएगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे इस चैनल को, तो जो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थिति पे मैं जब चर्चा किया था तब उसमें मैं इस बारे में और भी डिटेल में बात किया था, उसको आप जरूर सुनिएगा। तो बलिराम कश्यप जी, जूदेव जी, शिव प्रताप सिंह जी, ताराचंद साहू जी, ऐसे रमेश बैस जी, बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार कर डॉक्टर रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब डॉक्टर रमन सिंह जी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य किए, सत्ता संभाले। 2008 में फिर भाजपा जीती और 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी जीती। इस तरह से वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, चाहे अजीत जोगी जी के कारण हो या कांग्रेस के कमजोर होने के कारण हो या कांग्रेस के अंदर इनर फाइटिंग हो या कांग्रेस के कई नेता नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने, उसका एक कारण हो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 चुनाव जीती। इसका उन्होंने यह संदेश दिया दिल्ली में, डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके ग्रुप के लोगों ने, कि एक डॉक्टर रमन सिंह जी का जादू ही है या उनकी लोकप्रियता है या भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, इसलिए वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और ये मैसेज ये लगातार संगठन के बड़े नेता के द्वारा दिया जाता रहा। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि इन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रांग विचारधारा है उसको फॉलो नहीं किया। कैसे? लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून नहीं बनाया, गौ हत्या लगातार जारी रहा, उसके खिलाफ कड़ा कानून नहीं बनाया, धर्म परिवर्तन हो रहा था सरगुजा में और बस्तर में, आदिवासी इलाकों में प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उसको नजरअंदाज किया गया। कई बड़े नेता बोले, डॉक्टर रमन सिंह जी को मेरे को मालूम है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवाद या छत्तीसगढ़ियावाद या हिंदुत्व
इन सबको भी लेके कोई बड़ा उल्लेखनीय कार्य डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विचारधारा में आता है। जैसे उत्तराखंड सरकार अपने दम पे समान आचार संहिता ला रही है, आप 15 साल सत्ता में थे, नहीं लाए। जिस तरह से जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करवाया, जिनके ऊपर आरोप थे, उनके खिलाफ आपने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। और इन सब चीजों के अलावा भी जो कार्यकर्ता थे, वो अपने आप को जो अच्छे कार्यकर्ता थे, कर्मठ थे, ईमानदार थे, अपने जान की बाजी लगा के अजीत जोगी जी के खिलाफ लड़ाई लड़े, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े, अपना हाथ पैर तोड़वाए, वो कार्यकर्ता पूरी तरह से हाशिए में चल दिए गए, उनकी बात अनसुनी कर दी गई। कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता ठगा महसूस किया जाने लगा। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने 25, 30, 40, 45 कार्यकर्ताओं, नेताओं की ऐसी एक जमात बनाई, ऐसा ग्रुप बनाया कि सत्ता भी वही चलाने लगे और संगठन भी वही चलाने लगे। और कार्यकर्ता बुरी तरह से हताश होता गया। और आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति भी है कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करती है। देखिए, अगर आडवाणी जी को आप परिवर्तित नहीं करते, हटाते नहीं मेन स्ट्रीम से, मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं हटाते, यशवंत सिन्हा जी को नहीं हटाते, वेंकैया नायडू जी को नहीं हटाते, तो नरेंद्र मोदी जी कैसे आते? नरेंद्र मोदी जी को नहीं लाते तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आती? कभी नहीं आती। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कितना अच्छा नेता हो, आप उसका उपयोग एक ही चीज में करते रहेंगे तो आपको आगे आने वाले जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको आप मौका नहीं दे पाओगे। जैसे आप उदाहरण दें, मैं क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन आप एक क्रिकेट की एक बात बता रहा हूं आपको, मैं जानता हूं, समझता हूं। यशस्वी जायसवाल करके एक लड़का है, गरीब लड़का है, उत्तर प्रदेश का लड़का है। वो मुंबई गया, फुटपाथ में गुपचुप बेचा, फुटपाथ में सोया, बर्तन साफ किया, फर्श साफ किया, क्रिकेट खेलता रहा। और ओपनिंग में पुजारा जी और केएल राहुल जी ओपनिंग के टॉप बल्लेबाज थे, विश्व स्तरीय बल्लेबाज थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने उनको बैठाया और यशस्वी जायसवाल को मौका दिया। यशस्वी जायसवाल को मौका दिया, उन्हें पहले टेस्ट में सेंचुरी मारी। मैं बोलना ये चाहता हूं कि जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं दोगे तो आप कैसे जानोगे कि आपका कार्यकर्ता कितना गुणवान है, कितना सामर्थ्यवान है, कितना प्रभावशील है, कितना उसके अंदर क्षमता है। आप पुराने लोगों को ढोते रहिए और पुराने लोगों को ढोने का नजरिया देखिए कि आप 15 साल सत्ता में थे और आप 15 सीट में सिमट गए, वोट परसेंट 10 से 15% गिर गया। ऐसा कभी नहीं होता। और तो और, जिस संभाग से डॉक्टर रमन सिंह जी आते हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वहां पे आप 1 सीट जीते, बस 20 सीट में 1 सीट। आप जिस क्षेत्र के थे कवर्धा के, वो कवर्धा बीजेपी के हाथ से चला गया। कुछ ऐसे नेता हैं, बड़े बड़े जो मंत्री थे 15 साल, उनका व्यवहार इतना कार्यकर्ताओं से खराब, इतना जनता से खराब, जानो मानो राजा हो गए, छत्तीसगढ़ के राजा हो गए, कार्यकर्ता उनका गुलाम हो गया, सिस्टम उनके पीछे हो गया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा 12 के भाव में रख दिए, ये बेच दिए, सत्ता के पैरों तले दबा दिए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ये जो 8-10 नेता थे, बिलासपुर संभाग के नेता, रायपुर संभाग के नेता, राजनांदगांव संभाग के बड़े नेता, और इनको संगठन के बड़े नेताओं का आशीर्वाद, जैसे लवारिश छोड़ दिया गया छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने। एक नेता चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में मैं राजनीति करूंगा, तो 6-6 बार से वही चुनाव लड़ रहा है, कोई 7-8 बार से वही चुनाव लड़ रहा है। अरे ठीक है, आप जीत रहे, परिस्थिति भी ऐसी थी कि आप जीत रहे, लेकिन इसका मतलब उस क्षेत्र के अच्छे कार्यकर्ता नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, पिछले 2-3 चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं का टिकट के लिए नाम चला और जो अच्छे कार्यकर्ता थे,
जो दमदार थे अपने अपने क्षेत्रों में, उनको ये 20, 25, 30 नेताओं ने दफन कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, किनारे कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत थी, जो आने वाले कार्यकर्ता थे, वो हताश हो गए, निराश हो गए और घर में बैठ गए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को 25, 30, 35 लोगों के हवाले कर दिया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। पता नहीं छत्तीसगढ़ को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में क्या बेरुखी थी, क्या था, क्या कोई गैंग काम कर रहा था? जो जैसे छत्तीसगढ़ में गैंग काम कर रहा था, इसको सत्ता दो, सत्ता नहीं दे रहे हो तो संगठन दो, सत्ता संगठन नहीं दे रहे हो तो पर्दे के पीछे लाल बत्ती दे दो, लाल बत्ती नहीं दे रहे हो तो दिल्ली में बैठा दो। ये क्या खेल चला? और उस खेल का नतीजा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पे सिमट गई। कार्यकर्ता आज भी निराश हैं। आपको मैं बता दूं, कार्यकर्ता आज भी निराश हैं। अगर कांग्रेस एक होकर लड़ी, दमदारी से लड़ी और कांग्रेस अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट दी, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पे वापसी का सपना देखना छोड़ दे। ठीक है, कांग्रेस गलती करती है, गलती कर रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या वो माथुर जी, क्या मांडविया जी, क्या अमित शाह जी, क्या जेपी नड्डा जी, क्या मोदी जी, क्या वो इस छत्तीसगढ़ राज्य को, जो एक आदिवासी बहुल राज्य है, इस छत्तीसगढ़ राज्य को क्या अपने पार्टी को संभालने के लिए, अपने संगठन को संभालने के लिए, जो पिछले 10 सालों में, 12 सालों में जो कार्यकर्ता घर बैठा दिए गए, जिनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, क्या उनको फिर से उठाएगी? क्या कार्यकर्ताओं के दर्द को समझेगी? क्या कार्यकर्ता का जो शोषण हुआ, जो अच्छे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ, और कौन किया? ये ही 25-30 गैंग, ये 25-30 गैंग। और पूरा छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता बहुत उम्मीद से देख रहा है, क्या ये जो 7-7, 8-8 बार से जो कब्जा करके रखे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, कार्यकर्ता को उठने नहीं दे रहे हैं, ऐसा ये साजिश, षड्यंत्र और ऐसे पैसे के दम पे, अपने ताकत के दम पे 15 साल में इन लोगों ने इतना ज्यादा पैसा कमाया, इतना ज्यादा इन लोगों ने अपने आप को ताकत बनाया हर ढंग से, कि कार्यकर्ताओं को ये पूरी तरह से साजिश और षड्यंत्र के तहत खत्म करने पर तुल गए और पूरी तरह से जो छत्तीसगढ़िया जो भावना थी कार्यकर्ताओं की, उसको जमी दोज कर दिए। अब देखना ये है कि बहुत बड़े संगठन करता है ओम माथुर जी क्या करते हैं, नवीन नितिन जी क्या करते हैं, मांडविया जी क्या करते हैं। अब देखने की बात है, क्या वो अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को बुला के बात करेंगे? कार्यकर्ता आपसे बात करने क्यों जाएगा? आपको कार्यकर्ता को बुलाना चाहिए। जो कार्यकर्ता राष्ट्रवादी है, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, जो कार्यकर्ता दुखी है, उसको आपको बुलाना पड़ेगा, आपको चर्चा करनी पड़ेगी। नहीं तो ठीक है, हो सकता है कांग्रेस की गलतियों के कारण सरकार बना ले, लेकिन याद रखिए, अगर राज्यों में जैसे कर्नाटक में कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप आपने काम नहीं किया, कार्यकर्ता की भावना कर्नाटक में अलग थी, 20, 25, 30 सीट वहां पे जानबूझ के केंद्र स्तर के जो बड़े संगठन के नेता हैं, उन लोगों ने अपने स्वार्थवश वहां पे पार्टी को हरवा दिया, वहां पे अच्छे नेताओं के साथ अत्याचार किया, और जो जनाधार वाले नेता नहीं थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, आप केंद्र में जीतते रहिए, लेकिन धीरे धीरे अगर आपकी यही कारण प्रणाली रही, आप अच्छे कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिए, उनसे पूछे नहीं, उनके दुख दर्द को दूर नहीं किए, छत्तीसगढ़ी भावना के अनुरूप काम नहीं किए, तो याद करिए, कर्नाटक गया, हिमाचल गया, छत्तीसगढ़ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश जाएगा, आप राज्यों में चुनाव हारते जाएंगे और फिर खोजते रहिए कि कांग्रेस कैसे आगे बढ़ रही है। आप कांग्रेस मुक्त होने का सपना देखते हैं, लेकिन राज्य में आप बिल्कुल कार्यकर्ताओं का नहीं सुनते। और जो गैंग काम करता है, खासकर छत्तीसगढ़ में जो गैंग काम कर रहा है 15 साल से, क्या उन गैंग वालों को, जो गैंग के लीडर थे और जो गैंग के मेंबर थे, क्या उनको ये जो नेता हैं वो बाहर करेंगे? है हिम्मत? करना चाहिए। सरकार आए चाहे मत आए, अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे करना चाहिए। मैं इस विश्लेषण के माध्यम से स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि 2018 के चुनाव में भी अगर
नेतृत्व परिवर्तन हो जाता, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाता, संगठन में फेरबदल हो जाता, तो नेक टू नेक फाइट थी। हो सकता है चौथी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती। ये आप याद रखिए, आप पता कर लीजिए। अगर हार हुई है तो चेहरों की हार हुई है, हार हुई है तो जो गैंग चला रहे थे 15, 20, 25, 30 लोग, वो गैंग लोगों की हार हुई, गैंग लीडर की हार हुई। और जो इनको संगठन के जिन नेताओं ने अपना छाया दिया, अपना आशीर्वाद दिया, छत्र छाया बना के रखा, उन लोगों ने इस परिणाम को लाया और उन लोग इसके जिम्मेदार हैं। क्या इन सबको किनारे लगाकर भारतीय जनता पार्टी क्या इस स्थिति में पहुंचेगी कि वो पुनः अपने इस छत्तीसगढ़ को जीतने की कोशिश पूरी करे? और क्या एक ऐसा नेता पैदा करेगी जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में? क्या ऐसा नेता यहां पैदा हो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर पार्टी चाहे तो ऐसे नेता पैदा किए जा सकते हैं जो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे और केंद्र में ताकत दे। शुभेंदु अधिकारी जी आपको वेस्ट बंगाल में ताकत बने हुए भाजपा के, हेमंत बिस्वा शर्मा जी सिर्फ आसाम के नहीं, आपके नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता बने हुए, येदुरप्पा जी को आपने किनारे किया, जनाधार वाले नेता। आप खुद देखिए, इस तरह से कई नाम हैं। आपको अच्छे नेता डेवलप करना चाहिए, अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रौंदा गया, उनकी भावनाओं को कुचला गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उसका परिणाम आपको 2018 में भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा। और यही स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी वापसी का सपना देखना छोड़ दे। ये आप याद रखिए। ये मेरा संक्षेप में विश्लेषण था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विश्लेषण बहुत लोगों को पसंद आएगा, और जिनको पसंद नहीं आएगा वो कमेंट्स करके बताइए कि मैं कुछ कहां गलत कर दिया, कहां गलत बोल दिया। कुछ बातें छूट सकती हैं, पूरी बातें आती नहीं है, लेकिन आप कमेंट्स करिए, जरूर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो पूरी तरह से एक सिंडिकेट की तरह काम करी 15 सालों में छत्तीसगढ़ में, और नेतृत्व बदली नहीं, नेतृत्व कार्यकर्ताओं को अनुरूप काम नहीं करी, वो भारतीय जनता पार्टी का मेरा विश्लेषण कैसा रहा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत माता।